हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये सीरीज़ जो है वो एनसीईआरटीज़ की सीरीज़ है, क्लास 6 तो क्लास 10। इसमें हम लोग A to Z जो पॉलिटिकल साइंस की सिलेबस है उसको हम लोग कवर करेंगे, बेसिक्स को कवर करेंगे और इसके बाद से पढ़ाई शुरू होगी जो हमारे हायर लेवल की जो लक्ष्मीकांत की होती है। देखिए, बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लक्ष्मीकांत एक बहुत लेंदी बुक है। अगर आप अचानक लक्ष्मीकांत को लेके बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और डायरेक्ट एनसीईआरटीज़ उठाओगे तो मतलब उतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक क्रिस्प समरी प्रोवाइड कर रही हूँ और आप लोग बस इसको देखो, नोट्स बना लो थोड़ा बहुत, बस इतना है। बाकी उसके बाद फिर आगे पढ़ा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर। तो आज का सबसे पहला चैप्टर है जो उसका नाम है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो ये है इसका क्या मतलब है? डेमोक्रेसी हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बस इतना ही सुना है हम लोगों ने। तो इसमें क्या होता है, ये एक सेटअप है जिससे किसी कंट्री को रूल किया जाता है, जिसमें जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, वो चूज़ किए जाते हैं पीपल के द्वारा, कॉमन पीपल के द्वारा, फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू। फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं जिसके थ्रू कॉमन पीपल चूज़ करके अपने लॉ मेकर्स को भेजता है और वो जाके लॉ बनाते हैं। और जो हमारे कंट्री का जो हेड होता है वो भी हमारा चूज एंड रिप्रेजेंटेटिव होता है, ना कि कोई लीनियस मोनार्क है, किंग है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस सेटअप को हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। और एक और वर्ड है गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होता है कि किस प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी कंट्री को चला रहे हैं। अब देखिए, किसी भी कंट्री के लिए उसका गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि आप कहीं भी, जैसे आपका स्कूल एक छोटा सा यूनिट मान लीजिए, वहाँ भी रूल्स रेगुलेशंस हैं क्योंकि वहाँ बहुत तरह के लोग रह रहे हैं। आपकी फैमिली में भी बहुत रूल्स, बहुत रेगुलेशंस होते होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ सही से तभी चलती है जब हम लोग उसको एक कन्फाइंड रूल्स और रेगुलेशंस में चलाते हैं। वरना हर कोई अपने मन का करने लगेगा जो कि हमारे लिए डिट्रीमेंटल होगा। तो उसके लिए जो एक रूल और रेगुलेशन कैसे बनाया जा रहा है, कैसे हमारा कंट्री चल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गवर्नेंस बोलते हैं। तो 1947 में हमारा कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ और हमारे फाउंडिंग फादर्स जो थे वो इतनी, मतलब लगभग 10% के अप्रॉक्स जो हमारी थी पॉपुलेशन वो लिटरेट थी। इतनी बड़ी इलिटरेट पॉपुलेशन होने के बावजूद ये डिसीज़न लेना कि हम डेमोक्रेसी के थ्रू जाएंगे। डेमोक्रेसी उस टाइम, मतलब जो बड़े बड़े कंट्रीज़ थे वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, तो हर कोई के दिमाग में था यार ये इंडिया करेगा कैसे, चलेगा कैसे। लेकिन बोलते हैं ना कि अगर डिसीज़न ले लिया है और उस पर सही से इम्प्लीमेंट किया तो वो चीज़ आगे फलती है। और देखिए, आज हम लोग 2025 में हैं और हमारा कंट्री वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी में से एक है। ठीक है, तो हमारी जो कंट्री है कैसे चलेगी, कैसे उसके रूल्स रेगुलेशंस होंगे, कैसे लॉज होंगे, कैसे सेटअप होगा, कौन लॉ बनाएगा, कौन इम्प्लीमेंट करेगा, कौन रूल देखेगा सबको, वो जो सेटअप होता है ना, एक होलसम सेटअप होता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है? गवर्नेंस होता है। तो इंडिया का जो सबसे बेसिक, जो इंडिया ने रखा सबसे बेसिक, वो था वो सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब हम लोग पावर को सेपरेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि लॉ भी एक ही आदमी बना रहा है, उसको इम्प्लीमेंट भी एक ही कर रहा है और फिर जुडिशरी का काम भी एक ही कर रहा है, जो देख रहा है कि लॉ सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमारी कंट्री ने इस चीज़ को अवॉइड करना चाहा और इसीलिए हम लोग रखे सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, अब इस सेपरेशन ऑफ पावर में जो हमारा जो सेटअप है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें पहला है लेजिस्लेटिव, सेकंड है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है जुडिशरी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेटिव की कि लेजिस्लेटिव करते क्या हैं। तो लेजिस्लेटिव है जो हमारे लॉ मेकिंग के प्रोसेस को करते हैं, जो कंट्री में कौन सी रूल्स होगी, कौन सी नहीं होगी, क्या चलेगी नहीं चलेगी। ठीक है, वो लॉ बनाने का काम कौन करते हैं? लेजिस्लेटिव। और ये लेजिस्लेटिव जो है, ठीक है,
वो लेजिस्लेचर्स में बैठते हैं और इनको हम लोग चूज़ करके भेजते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू। डायरेक्ट इलेक्शंस भी होते हैं और कुछ हमारे चूज़ किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स भी चूज़ करते हैं अपने में से इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये हो गया लेजिस्लेटिव का काम। अब दूसरे हैं एग्जीक्यूटिव। ये ना इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। जैसे हम लोग के लेजिस्लेटिव कोई लॉ को बना दिए तो उस लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो वो है हमारे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव हमारे जो कंट्री है, ठीक है, उसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये दोनों का वर्क ना कहीं एक जगह ओवरलिंक्ड है। जैसे हमारे जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ये लोग क्या है, ये जो कैबिनेट मेंबर है वो लेजिस्लेटिव का भी काम करते हैं और ये एग्जीक्यूटिव पे भी बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना थोड़ा बहुत ओवरलिंकिंग ऑफ पावर है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, ठीक है। और तीसरा है जुडिशरी। तो हमारे कंट्री में जो जुडिशरी है ना, जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है हाई कोर्ट, उसके नीचे है बाकी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट जो लॉ बनाएगा, ठीक है, उसको रूल्स रेगुलेशंस को सारे हाई कोर्ट्स और सारे सबऑर्डिनेट्स कोर्ट मानेंगे। जो सबका हेड है वो सुप्रीम कोर्ट है और जो जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं नीचे, वो सब किसके अंडर आएंगे, हाई कोर्ट्स के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो जुडिशरी है वो है एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब जुडिशरी जो है हमारा, वो क्या सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या लॉ बनाते हैं वो नहीं देखता है, वो इनफैक्ट ये भी देखता है कि जो हमारे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हैं वो अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर नहीं करते हैं तो ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उनको फटकार भी लगाता है कि देखिए आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने काम को कीजिए, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर में अब आते हैं हम लोग वर्टिकल डिवोल्यूशन ऑफ पावर। तो सबसे पहले हम लोग को बनाया गया कि अगर हम लोग सेंटर को सारा पावर दे देंगे तो ये ऑटोक्रेटिक कभी भी हो जाएगा। तो एक चेक्स एंड बैलेंसेस रखने के लिए हम लोग ना कंट्री को डिवाइड किए, और सिर्फ इसके लिए नहीं, क्योंकि इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है, सिर्फ एक जगह से रूल करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसको डिवाइड किया गया सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पे, ठीक है, सेंटर पे, स्टेट पे और लोकल लेवल पे। और जो लोकल लेवल पे है वो जब हमको इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, उस टाइम ये नहीं था। ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमको मिला है, ठीक है। और ये क्यों मिला, क्योंकि ये आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी आर्टिकल 40 है ना, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बनाया है कि आगे जाके जो चीज़ हम अभी नहीं दे पा रहे हैं अपने जनता को, वो आगे जाके हमारे स्टेट्स जब हमारे पास वो सब फैसिलिटीज़ हो तो दें। उस टाइम के लिए जो बनाया गया DPSP, उसमें आर्टिकल 40 में लिखा गया था कि हमें ऑर्गेनाइज़ करना है लोकल लेवल के गवर्नमेंट को और उनको अच्छे से पावर देना है, ठीक है। तो ये जो हमको लोकल लेवल का गवर्नमेंट मिला वो बाद में मिला, लेकिन स्टार्टिंग में हमारे पास दो ही थे, सेंटर थे और स्टेट थे। बाकी अब सारे स्टेट अलग अलग अपनी मर्ज़ी से बाकी वर्टिकल डिवोल्यूशन ऑफ पावर किए हुए थे, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो एक होता है कि लॉ में लिखा हुआ कि भाई तुमको डिवोल्यूशन ऑफ पावर करना होगा, तो वो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया। अब देखिए, अब क्या था ना, सिर्फ इतना ही डिवीज़न नहीं हुआ है, अब हमारे पास लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, स्टेट है और सेंटर है। अब है कि लॉज अगर बन रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि स्टेट भी एक चीज़ पे लॉ बना दे और फिर सेंटर भी उसी पे लॉ बना दे, और फिर यहाँ पे क्या हो जाए, लड़ाई हो जाए, ठीक है। सेंटर भी लॉ बना दे और स्टेट भी लॉ बना दे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमारे यहाँ लाया गया लिस्ट का सिस्टम, ठीक है। लिस्ट लाए गए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में लिखा हुआ है कि कौन से लिस्ट में कौन सा लॉ कौन बनाएगा। जैसे लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है और लिस्ट 3 है, ठीक है, 3 लिस्ट बनाए गए हैं, टोटल 3 लिस्ट हैं। तो जो लिस्ट 1 है उस पे लॉ बनाने का पूरा हक किसका है, सेंटर का। लिस्ट 2 है, उस पे पूरा लॉ बनाने का हक किसका है, और लिस्ट
स्टेट का है, ठीक है, और जो लिस्ट 3 है उस पर लॉ बनाने का पूरा हक किसको है, तो वो दोनों या तो सेंटर भी बना सकते हैं उस पर लॉ और स्टेट भी बना सकते हैं उस पर लॉ। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक टॉपिक है किसी एजुकेशन, मान लेते हैं, ठीक है, ये कॉन्करेंट लिस्ट है। अब यहाँ पे सेंटर लॉ बनाया और स्टेट भी लॉ बना दिया। अब जो स्टेट का लॉ है वो सेंटर के लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, तो इसमें किसका लॉ ज़्यादा पावरफुल होगा, तो इस केस में जो हमारे स्टेट का लॉ होता है वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और जो सेंटर का लॉ होता है वो पावरफुल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और लास्ट में ये लास्ट पेज में दिया हुआ हमारा डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है। द वर्ड डेमोक्रेसी, टू ग्रीक वर्ड डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोक्रेसी, डेमोस का मतलब पीपल होता है, मतलब जो हमको पावर मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, पीपल से। मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था जो हम लोग लोकल लेवल पे चूज़ करके रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, ठीक है, वो होते हैं पीपल, और वही जाके आगे जाके लॉ बनाते हैं, मतलब उनके पास पावर होता है, हम लोग उनको पावर देते हैं। तो डेमोक्रेसी 2 वर्ड से बना है, डेमोस और क्रेटोस। और उसमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, देखिए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हमारे लिए लॉ बनाते हैं। और ये चीज़ होल वर्ल्ड में जितने भी डेमोक्रेटिक सेटअप हैं वहाँ पे चलती हैं इस टाइप से। डेमोक्रेसी भी ना 2 टाइप की होती है, एक चीज़ याद रख लीजिएगा, डेमोक्रेसी भी ना एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है ना कि कंट्री जो उतना बड़ा है नहीं, तो जो लोकल पीपल होते हैं ना वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर लेते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि जैसे इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है, अब इतना वास्ट कंट्री है तो इसके लिए हर एक कोई चाहेगा कि हम भी पार्टिसिपेट करें डायरेक्टली, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए फिर उस चीज़ को आसान करने के लिए जो है वो बनाया गया कि चलो हम अपने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेंगे और मेरे बिहाफ पे जो है वो डिसीज़न लेगा, ठीक है। तो ये सेटअप है डेमोक्रेटिक सेटअप इनडायरेक्ट में। आई होप ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।